हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं, आपके बहुत ही अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज का टॉपिक है हमारी उस काबिलियत के बारे में जिससे हम टेंशन को हैंडल कर सकें, एंग्जाइटीज, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्रेकडाउन वगैरह को हैंडल कर सकें। हालांकि पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कुछ टेंशन, कुछ एंग्जाइटीज, कुछ फ्रस्ट्रेशन और कुछ रुकावटों और हिचकियों का सामना क्यों करते हैं, जिनकी वजह से ये टेंशन पैदा होती है, और वो बड़ा मतलब क्या है, यानी उन टेंशन, चैलेंजेस और इश्यूज के पीछे का गहरा कॉन्टेक्स्ट। और इस तरह हमारा दिमाग इन चैलेंजेस से ग्रसित होकर हमें नीचे गिरा देता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। बस एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स पर ही न कूदें। और इसी वजह से मैं आमतौर पर पहले कुछ मिनट उस बुनियाद को रखने में लगाता हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे तो प्लेसमेंट्स आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं देंगे। गहरी समझ हासिल करने के लिए अगर आप प्लेसमेंट्स की गहरी समझ चाहते हैं तो कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट में मैं ग्रह की खूबियों के बारे में बात करता हूं। मैं बात करता हूं कि एक ग्रह कैसा बर्ताव कर सकता है। इसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजिकल वजहों में आता हूं। और ये सिर्फ ग्रहों और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि राशियां जिंदगी को कैसे देखती है, राशियां कामयाबी और नाकामी को कैसे देखती है, राशियां सोच, जज्बात और हमारी अक्ल को कैसे देखती है। तो कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत अहम है। हर वीडियो में मैं लगभग 2-3 मिनट कॉन्टेक्स्ट सेट करने में लगाता हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि पहले 2-3 मिनट का वो कॉन्टेक्स्ट न छोड़ें, क्योंकि वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स की गहरी समझ देता है। अगर आप सीधे प्लेसमेंट्स पर कूदना चाहते हैं, मसलन अगर मैं 12 भावों में शनि कर रहा हूं, तो पहले 2-3 मिनट में आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि शनि कैसा बर्ताव करता है, शनि की खूबियां क्या है, लेकिन मैं टाइम स्टैम्प भी देता हूं। तो अगर मैं 9वें भाव में शनि दूं और आप सीधे उस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वहां पहुंच जाएं, तो जाहिर सी बात है कि आपको 9वें भाव में शनि के कुछ नतीजे मिल ही जाएंगे। हालांकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे तो शनि की विभिन्न प्लेसमेंट्स की गहरी समझ आपसे रह जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे किसी भी वीडियो के या ज्यादातर वीडियो के शुरू के 2-3 मिनट बहुत ही जरूरी होते हैं, जहां मैं कॉन्टेक्स्ट रखता हूं। प्लेसमेंट्स पर कूदने से पहले कृपया उसे देख लें। तो आज के वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है, दिमाग टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, चैलेंजेस से कैसे ग्रसित होता है। सबसे पहले दिमाग क्या है? दिमाग का नुमाइंदा चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा दिल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ मामले में दिल और दिमाग जुड़े हुए हैं। तो अगर दिल नाखुश है तो दिमाग जिंदा दिल नहीं हो सकता, दिमाग चमकदार नहीं हो सकता क्योंकि आपका दिल नाखुश है। तो अगर आप उदास है तो वाकई आप उत्साहित महसूस नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग और दिल के बीच एक गहरा रिश्ता है और इसलिए चंद्रमा दोनों पर राज करता है, मानस और हृदय पर, यानी दिमाग और दिल पर। तो चंद्रमा हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स में, राशियों में, कुंडली में भी बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि दिमाग और दिल का कारक चंद्रमा ही है। हालांकि चौथा भावपति जो इन्हें भी दिखाता है वो अलग अलग लग्नों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन कारक का बहुत मतलब होता है। और चंद्रमा दिमाग है, ये भी हम जानते हैं कि तमाम श्लोक हमें बताते हैं कि जहां दिमाग जाता है वहीं आत्मा जाती है। आत्मा दिमाग के पीछे चलती है, मतलब आत्मा सूर्य है और सूर्य चंद्रमा के पीछे चलता है। और इसलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट ये समझने के लिए बहुत अहम है कि आप कुछ टेंशन, कुछ चैलेंजेस, दिमागी चैलेंजेस या फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटीज या डर से क्यों गुजरते हैं, और फिर हो सकता है कि आप उनमें दब भी जाएं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका ब्रेकडाउन भी हो सकता है, या फिर आपको लंबे समय तक एंग्जाइटीज का, लंबे समय तक गम का, लंबे समय तक इस निराश दिमागी सूरत ए हाल में रहने का सिलसिला हो सकता है। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट को अपनी कुंडली में समझना बहुत अहम है। तो सबसे पहले आपको एक स्वस्थ चंद्रमा चाहिए, चाहे प्लेसमेंट के लिहाज से या आपके बर्ताव के लिहाज से। तो अगर राशियों ने आपको चंद्रमा की एक मजबूत प्लेसमेंट दी है,
जहां चंद्रमा या तो कर्क राशि में हो, चंद्रमा वृषभ राशि में हो या तुला राशि में, हालांकि वो शुक्र की राशि में है, रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि चंद्रमा भी एक रोल अदा करता है। दिल भी रिश्तों में रोल अदा करता है, तब भी चंद्रमा मजबूत हो सकता है। सिंह राशि में चंद्रमा मजबूत होता है, धनु राशि में चंद्रमा मजबूत होता है, मीन राशि में चंद्रमा ठीक ठाक से अच्छा ही करता है। हालांकि अगर चंद्रमा बाकी दूसरी या नेगेटिव राशियों में, चंद्रमा के लिहाज से और नुकसानदेह राशियों या अशुभ राशियों में हो, मिसाल के तौर पर चंद्रमा कन्या राशि में जाता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाता है जहां नीच का होता है, या चंद्रमा मकर राशि में जाता है, या चंद्रमा अगर मेष राशि में भी जाता है, हालांकि मेष उसके लिए अपेक्षाकृत अच्छी राशि है, तब भी कुछ चैलेंजेस होंगे। तो चंद्रमा के कुछ राशियों में होने से ये निराशा और डर और बढ़ सकते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अहम है। तो अगर चंद्रमा को एक मजबूत राशि और एक मजबूत भाव में रखा गया है, मिसाल के तौर पर चंद्रमा वृषभ में है और चौथे भाव में है, चौथा भाव चंद्रमा का नैसर्गिक भाव है और वो वृषभ में है, मतलब चंद्रमा अपने उच्च का है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में इतनी मजबूती से रखे जाने पर आपको और क्या चाहिए। तो चंद्रमा की राशि और भाव में प्लेसमेंट इस बात के लिए अहम है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना मजबूत है और उसकी डिग्निटी क्या है। हालांकि कोई भी रिश्ता जो वह बनाता है, चाहे किसी भी अशुभ ग्रह से युति के जरिए, चाहे केतु से या शनि से या राहु से या मंगल से भी, वो चैलेंजेस दिमाग पर आएंगे, जज्बातों पर आएंगे और इसलिए टेंशन, चैलेंजेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटीज भी पीछे आ सकती है। तो कोई भी रिश्ता जो आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह से बना रहा है, खासतौर से अशुभ राशि में भी और एक मुश्किल भाव में, मिसाल के तौर पर चंद्रमा का वृश्चिक राशि में जाना और राहु के साथ होना और शनि की दृष्टि होना, तो बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे क्योंकि दो अशुभ चंद्रमा के साथ जुड़ रहे हैं या उस पर दृष्टि दे रहे हैं और चंद्रमा नीच राशि में है और 8वें भाव में है। तो ये चंद्रमा के लिए बहुत ही चैलेंजिंग प्लेसमेंट है। तो यहाँ दिमाग फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटीज, इश्यूज, रुकावटों से गुजर सकता है और बहुत सारे डर, निराधार डर भी इससे गुजर सकता है। तो बहुत एहतियात के साथ देखना होगा कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कुंडली में कैसी है और अगर आप उससे बच नहीं सकते, अगर चंद्रमा बहुत मुश्किल प्लेसमेंट में चला जाए, मुश्किल राशि में, अशुभ की दृष्टि के तले, तो चंद्रमा को बचाने का कोई चारा नहीं। आप ये फ्रस्ट्रेशन झेलोगे, वो एंग्जाइटीज झेलोगे, चाहे जिंदगी के किसी भी हिस्से से आए, करियर से आए, रिश्तों से आए, बिजनेस से आए, दोस्तियों से आए, समाज के हालात से आए, और ये किसी अचानक अच्छी या बुरी खबर से भी आ सकते हैं जो आप पर आती है। भले ही सीधे तौर पर आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी ना हो, फिर भी हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये समझना जरूरी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है, और क्योंकि चंद्रमा दिमाग भी है और दिल भी, अगर चंद्रमा मुश्किल प्लेसमेंट में है, मुश्किल युतियों में, अशुभों की दृष्टि के तले है, तो पक्का आप उतार चढ़ाव से गुजरोगे। दूसरी चीज है आपका बर्ताव, आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। तो कभी कभी हमें बताया जाता है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पर, और अगर पाचन से जुड़े अंगों में कोई परेशानी हुई है, तो डॉक्टर हमें कहता है, पता है, तुम्हें ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, और इसलिए हम बहुत एहतियात करते हैं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं। मिसाल के तौर पर, अगर डॉक्टर आपको बताता है कि आप लैक्टोज सेंसिटिव हो, तो मतलब दूध से बनी चीजें हो सकती हैं, तो आप दूध से बनी चीजों से परहेज करते हो या उनकी मात्रा सीमित करने की कोशिश करते हो। ऐसी ही सूरत हाल आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट के साथ है। अगर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत मजबूत नहीं है, तो आपका बर्ताव, आप जिंदगी को कैसे हैंडल करते हो, इश्यूज को कैसे हैंडल करते हो, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हो, दबाव को कैसे संभालते हो, बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप अपने चंद्रमा को मजबूत या कमजोर कर सकते हो अपने बर्ताव से या अपने नजरिए से, कि आप अपने आप को कैसे लेकर चलते हो। और ये हमें दी गई है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हमें इसलिए दी गई है ताकि हम अपनी प्लेसमेंट्स को बेहतर समझें और उन पर कुछ एक्शन लें।
हम कुछ एक्शन लें ताकि कुछ अनहोनी घटनाओं को दूर रखा जा सके। हम कुछ एक्शन लें जब हमें बताया जाए कि शायद हम कुछ तकलीफों, रुकावटों, हिचकियों से गुजरें, और हम अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए भी कार्रवाई करें, अपनी खूबियों को और मजबूत करने के लिए। तो अगर हमारी कुंडली हमें दिखाती है कि प्लेसमेंट्स, खासतौर पर यहाँ हम दिमाग और दिल के ग्रह चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मुश्किल प्लेसमेंट में है, तो हमें अपना बर्ताव सुधारना चाहिए कि हम इसे कैसे संभालें। इसकी पहली सीढ़ी है ये समझना और मान लेना कि हमारा चंद्रमा चैलेंजिंग प्लेसमेंट में है। हम डर से गुजरेंगे, हम निराशा से गुजरेंगे, हम एंग्जाइटीज से गुजरेंगे, और उस प्लेसमेंट को सिर झुकाकर मान लेना, बजाय कि ये कहने के नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, और ये वजहें ढूंढना कि चंद्रमा क्यों मजबूत है। मुझे कभी कभी जब मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को बताता हूं कि आपका चंद्रमा बहुत मजबूत नहीं है या कोई ग्रह मजबूत नहीं है, तो वो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल वजह देने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये दृष्टि है, लेकिन ये इस नक्षत्र में है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मानना कि एक ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, कभी कभी नहीं होता। तो सुधार की पहली सीढ़ी है मान लेना। मान लो, भले ही आप किसी एस्ट्रोलॉगर के पास न जाओ, लेकिन अगर आपने एस्ट्रोलॉजी समझी है तो आप समझोगे कि आपकी प्लेसमेंट्स कैसी है, ग्रह की डिग्निटी क्या है। तो बस अष्टकवर के अंक देख लो, मिसाल के तौर पर। हालांकि उनका सीमित मतलब है, लेकिन पूरी तरह से अगर आप 3-4 प्लेसमेंट्स एक साथ देख पाओ, 3-4 खूबियां एक साथ देख पाओ, चंद्रमा की प्लेसमेंट, जिस राशि में चंद्रमा है, किस युति में है, कौन से योग या दोष है, साथ ही अष्टकवर के अंक, अगर आप पूरे तरीके से देखो तो आप इस नतीजे पर पहुंच पाओगे कि चंद्रमा अच्छी डिग्निटी में है या नहीं, या कोई भी ग्रह अच्छी डिग्निटी में है या नहीं। तो अगर आप इन सब नुक्तों के जरिए पता लगाते हो कि आपका ग्रह मुश्किल जगह पर है, आपका चंद्रमा मुश्किल जगह पर है, तो मान लो, हाँ, मैं इन डरों से गुजरूंगा, मैं इन एंग्जाइटीज से गुजरूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो अगर तुम आमतौर पर टेंशन का सामना कर रहे हो, तो ये देखने की कोशिश करो कि तुम कुछ टेंशन का सामना क्यों करते हो। हम टेंशन, एंग्जाइटीज, फ्रस्ट्रेशन का सामना 2 वजहों से करते हैं। एक, मान लेना या उम्मीद रखना, मान लेना नहीं। हम जिंदगी के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों से, अपने करियर से उम्मीदें लगाते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब वो पूरी नहीं होती या उन्हें पूरा होने में देर हो रही होती है, तब हम उदास होते हैं, हम निराश होते हैं, हम बेचैन होते हैं, और हम डरते हैं कि हमें सही मुकाम ना मिले, हमें सही सराहना ना मिले, हमें सही श्रेय ना मिले। और इसलिए हम इन सब चैलेंजेस से गुजरते हैं जहां हमें उम्मीदें होती हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि भले ही हमारी उम्मीदें कम हो, लेकिन एक चैलेंज हो सकता है कि हम जिंदगी को एक भौतिक नजरिए से देख रहे हैं। हम जिंदगी को बुलंदों के नजरिए से नहीं देख रहे, जो बुलंद उसूल हमारे पास है, जो राशियां हमें दे रही है। तो जब राशियां सुनाई नहीं देती, तो कभी कभी राशियां हमें ये चैलेंजेस, ये फ्रस्ट्रेशन, ये रोड ब्लॉक देती हैं, क्योंकि हम जिंदगी का असली मकसद नहीं समझ पाए, वो असली कर्म जो हमें करना है। और इसलिए राशियां तुमसे कह रही है, तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें ये एंग्जाइटीज, ये फ्रस्ट्रेशन दे रहा हूं, तो शायद इसलिए कि तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हें अपनी एनर्जी को एक अलग तरीके से मोड़ने की जरूरत है। अगर तुम अपनी एनर्जी को एक अलग तरीके से मोड़ नहीं पाते और तुम उसे ज्यादा फलदायक तरीके से नहीं कर पाते, तो तुम्हारा टीचर या तुम्हारा मास्टर या कोई हाकिम तुम पर, जो तुमसे बड़ा है, तुम पर साबित हो रहा है कि तुम सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे या पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे, कह रहा है, पता है, तुम्हें अपने जूते खींचने होंगे। तो कभी कभी ये टेंशन, ये एंग्जाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन हमें जिंदगी की कुछ सूरत हाल के जरिए इसलिए दी जाती है, एक तरीके के तौर पर कि राशियां हमें बता रही है, अपने जूते खींचो, चुस्त हो जाओ। अगर तुम अपनी जिंदगी के मकसद, अपनी कर्म की तरफ ठीक से मुखातिब नहीं हो, तो मैं तुम्हें जगाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी नींद और गहरी करने के बजाय हिलाऊंगा। तो इनमें से बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज जो हमें समय समय पर आते हैं, वो भी हमें झिंझोड़ने के लिए होते हैं कि तुम अपनी कर्म नहीं कर रहे,
तुम जिंदगी के मकसद की तरफ ठीक से नहीं जा रहे। तुम जिंदगी को समग्रता से और जो असली आत्मा दिखाती है उससे नहीं देख रहे। तुम भौतिक चीजों की तरफ बढ़ रहे हो और इसलिए तुम बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहे। तुम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं देख पा रहे। तुम दिन प्रतिदिन जिंदगी बसर कर रहे हो। तुम भौतिक तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हो और इसलिए अगर तुम देखो कि कौन से लोग हार्ट अटैक से ज्यादा पीड़ित होते हैं और गिर जाते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनी से कुछ नतीजों की उम्मीद लगा रखी थी, या शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, या कंपनी अचानक ढह जाती है, कुछ न कुछ। आमतौर पर अमीर लोग, तुम पाओगे कि अचानक दिल की विफलता, हार्ट अटैक उन्हें होते हैं और ये लोग ज्यादा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटीज, डिप्रेशन झेलते हैं। जो लोग गरीब हैं वो शायद ज्यादा उदास कर देने वाली घटनाओं से गुजर सकते हैं, लेकिन वो उनके रिश्तों से ज्यादा जुड़ी होती है। माँ को कुछ हो जाता है, बेटे को कुछ हो जाता है, बीवी शौहर को कुछ हो जाता है, तब वे उदास होते हैं। लेकिन गरीब लोगों के पास आसान आउटलेट भी होता है। वे रो लेते हैं, वे किसी के कंधे पर सिर रख लेते हैं, वे लोगों तक पहुंचते हैं क्योंकि वो इतने घमंडी नहीं होते, इतने अभिमानी नहीं होते, इतने धूमधाम वाले नहीं होते कि कहें कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन कभी कभी अमीर लोग या ताकतवर लोग मदद के लिए नहीं पहुंचते और इसलिए वे अपनी दयनीय स्थिति में, अपनी निराशाओं में, अपने नुकसानों में डूबे रहते हैं। तो अपने जज्बातों को दिखाने के काबिल होना बहुत जरूरी है, और अगर तुम चंद्रमा को उस आउटलेट की इजाजत नहीं देते अपने जज्बात दिखाने की, अपने जज्बात का इजहार करने की, तो तुम चंद्रमा को कमजोर कर रहे हो। अगर तुम्हारा चंद्रमा बहुत ही कमजोर है तो तुम हर चीज को लेकर बहुत ही भावुक हो जाओगे, शायद किसी चीज को लेकर ज्यादा ही भावुक हो जाओगे। हालांकि अगर तुम अपने चंद्रमा को बहुत दबाते हो, अपने दिमाग और दिल को बहुत दबाते हो, तो तुम इन चैलेंजेस, इन इश्यूज, इन फ्रस्ट्रेशन के आगे दब जाओगे, क्योंकि तुम चंद्रमा को कमजोर कर रहे हो। तो ये मान लो और समझ लो कि तुम्हें ये दिक्कत है और इस बारे में भावुक हो जाओ। अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। अपने जज्बातों को खुलकर बहने दो, लेकिन ध्यान रखो कि हद से बाहर न हो जाएं, क्योंकि तब तुम बेवजह खुद पर दया के लंबे दौर में पड़ जाओगे। तो कुछ भावनाओं को दिखाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचो और मदद मांगो, लेकिन साथ में खुद से बात भी बहुत करो। बेशक एक चैलेंज है, लेकिन मैं उसका सामना करूंगा और उससे बाहर निकल आऊंगा, जैसे पहले भी कई बार निकला हूं। तो खुद से बहुत बात करना, एक सकारात्मक सेल्फ टॉक भी बहुत जरूरी है। और जब तुम ग्रहों की प्लेसमेंट समझ लेते हो, मिसाल के तौर पर चंद्रमा के साथ राहु, तो राहु चंद्रमा के साथ क्या करता है? चंद्रमा तुम्हारे जज्बात है, चंद्रमा तुम्हारी मानसिक क्षमता भी है। तो राहु तुम्हें जज्बातों का एक धमाका देगा। तो कभी कभी वो तुम्हें ज्यादा प्रतिक्रिया करवा सकता है और कुछ मामलों में बहुत ही बेचैन भी कर सकता है। तो तुम जिस जज्बात से गुजर रहे हो, राहु उसे 10 गुना बढ़ा देगा। चंद्रमा के साथ बुध, तो तुम बहुत ज्यादा विश्लेषण करोगे, तुम इस बारे में इतना सोचोगे कि ढह जाओगे। तो खासतौर पर अगर उसमें एक अशुभ कोण हो, चाहे दृष्टि से या युति से, अगर चंद्रमा शनि के सामने हो, तो वो विषदोष है पक्का। लेकिन क्या होता है कि जल्दी सोचने की, पैरों पर खड़े होकर सोचने की क्षमता भी चली जाती है जब शनि चंद्रमा पर दृष्टि डालता है, और इसलिए कभी कभी कोई तुमसे कुछ कहता है और तुम मौके पर जवाब नहीं दे पाते, बाद में सोचते हो और फिर एहसास होता है, ओह, इस शख्स ने ये कहा और मैं जवाब नहीं दे सका, साथ ही उसने ये बात मुझसे कहने की हिम्मत कैसे की? और फिर तुम सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो और एक मौके का इंतजार करते हो पलटवार करने के लिए। तो जब तक तुम्हें मौका मिलता है या तुम अपने जज्बात दिखाने या उनका इजहार करने के काबिल होते हो, तुम उस दयनीय स्थिति में, उस बन गए विष में डूबे रहते हो। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है, खासतौर से अगर अस्त हो या कोई दूसरा अशुभ भी जुड़ जाए, तो क्या होता है? कभी कभी तुम बहुत ही घमंडी हो सकते हो और तुम्हें उम्मीद होती है कि हर तरह का ध्यान तुम पर हो और तुम चाहते हो सब तुम्हारी इज्जत करें, तुम चाहते हो हर तरह का दबदबा हो और लोगों से अपनी तरफ ध्यान मांगते हो। लेकिन जब वो अहमियत तुम्हें नहीं मिलती, जब लोग तुम्हें पीठ पर नहीं बिठाते,
तो तुम ढह जाते हो, तुम्हें खोया हुआ महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की, और इसलिए तुम आत्मदया, डिप्रेशन या अपमानित महसूस करने के दौर में पड़ सकते हो और फिर तुम पलटकर देना चाहते हो। अगर चंद्रमा और मंगल साथ हो तो कभी कभी तुम अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते, तुम ज्यादातर प्रतिक्रिया मार सकते हो, तुम बहुत आक्रामक हो सकते हो और इसलिए तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। ढेरों उदाहरणों में जहां अचानक तुम्हारा गुस्सा छूट जाता है, तुम्हारा धैर्य खो जाता है, तुम बहस में पड़ते हो, तुम लड़ाई में पड़ते हो, तुम कुछ कह देते हो और फिर अपने रिश्ते को वापस या सूरत हाल को सुधार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चंद्रमा के साथ अधिकतर प्लेसमेंट्स में ये जो भी ग्रह उसके साथ होगा वो चंद्रमा में एक स्वाद डाल देगा। तो सावधान रहने की जरूरत है कि आपका चंद्रमा कैसा रखा गया है। दूसरी बात यह है कि दूसरे मानसिक ग्रहों के साथ भी, मिसाल के तौर पर बुध, चंद्रमा और बृहस्पति मानसिक ग्रह है, ये हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो बुध हमें विश्लेषण करने की क्षमता देता है और चीजों को तार्किक नजरिए से देखने की क्षमता देता है। लेकिन अगर वो चंद्रमा को ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो बहुत ज्यादा विश्लेषण हमें लकवाग्रस्त कर देगा और ज्यादा सोचने के कारण हम फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। अगर बृहस्पति चंद्रमा से खुश है तो ये एक अच्छा गजकेसरी मजबूत योग है। हालांकि अगर कोई अशुभ ग्रह गजकेसरी योग से जुड़ जाता है तो क्या होता है, हम फैसला लेने या मोर्चा लेने के लिए बहुत ही बुद्धिमान हो जाते हैं। तो बुद्धिमत्ता हमें कहती है, नहीं नहीं, लड़ना अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों से पंगा लेना अच्छा नहीं है, वो ताकतवर लोग हैं। और फिर हमारी बुद्धिमत्ता हमें चतुर रहने की इजाजत देती है या चतुर रहने की इजाजत देती है, पलटवार करने की इजाजत देती है, और इसलिए बहुत बार हम उन मौकों को गंवा बैठते हैं जहां हमें वार करना होता है, हमें पलटवार करना होता है या हमें अहम फैसले लेने होते हैं, क्योंकि हम उन चैलेंजेस और इश्यूज में पड़ने के लिए बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी हम देखें कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी दी गई है, जब वो कोई योग लग रहा हो, तो ये जरूर देखें कि क्या कोई अशुभ चंद्रमा से जुड़ रहा है या किसी भाव से या शत्रु राशि से जुड़ रहा है। दूसरी बात यह है, उदाहरण के लिए अगर बुध राहु से जुड़ता है, बुध विश्लेषण का ग्रह है, और अगर चंद्रमा कमजोर है और बुध शक्तिशाली है लेकिन राहु के साथ हो या राहु की दृष्टि के तले हो, तो क्या होता है, लगभग हर चीज जो तुम जिंदगी में देखते हो एक व्यवहारिक कोण से दिखाई देती है। तुम अधिकतर नरमी वाले भावनात्मक फैसले आसानी से लेने में असमर्थ होते हो, व्यवहारिकता हावी हो जाती है और तुम रिश्ते का हिस्सा गंवा दोगे, और इसलिए बहुत बार रिश्ते हमें नीचा दिखाएंगे, रिश्ते हमारा साथ नहीं देंगे। और क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि बुध ऊपरी हाथ खेल रहा है और चंद्रमा दूसरे नंबर पर चला गया है, तो जब फैसले किए जाते हैं तो जज्बात सामने नहीं आते, बल्कि तर्क, अति विश्लेषण, व्यवहारिकता हावी होती है। तो नर्म पक्ष, भावनात्मक पक्ष, रिश्ते, ये सब दुखी होते हैं। और फिर हम पाते हैं कि एक दिन हम खो गए हैं, हमारे पास भावनात्मक क्षमता नहीं है, हमारे पास भावनात्मक ताकत नहीं है, हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो हमें भावनात्मक ताकत दें। बस हमारे पास वो सारा विश्लेषण रह जाता है जो हमने कर लिया है कि क्या मेरे लिए ज्यादा लाभदायक है, क्या कम लाभदायक है, मेरे लिए क्या ज्यादा व्यवहारिक निर्णय है। हमारी आत्माएं खो जाती हैं क्योंकि हम अपने जज्बातों को भी खो जाने देते हैं। तो इन पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। युति के पहलू को देखो, दृष्टि के पहलू को देखो, किसी योग या दोष के पहलू को देखो, चंद्रमा कहाँ रखा गया है उसे भी देखो, और साथ ही देखो बृहस्पति कहाँ ग्रस्त है। और अगर बृहस्पति ग्रस्त है और चंद्रमा कमजोर है तो क्या होता है, ये एंग्जाइटीज, ये फ्रस्ट्रेशन जो हमें है वो इसलिए भी है क्योंकि हम जीवन में संतुलन नहीं देख पा रहे कि हम क्या चाहते हैं और हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है। उसे संतुलित करना बहुत ही अहम है। एक अच्छी भौतिक जिंदगी जीना, जिंदगी में चीजें होना बुरा नहीं है। हालांकि या तो उस भौतिकता के बहुत पीछे भागना या फिर बहुत ही बुद्धिमान बनकर इस संन्यास वाली मानसिकता में आ जाना, ये हमारी मदद नहीं करता।
तो हमें चंद्रमा के अच्छे समग्र प्लेसमेंट चाहिए और चंद्रमा के योग और दोष बहुत मजबूत नहीं होने चाहिए। हालांकि ये भी जरूरी है कि बुध हमें पर्याप्त विश्लेषण दे, बजाय अति विश्लेषण के या बहुत कमजोर विश्लेषण के, जहां हम तार्किक फैसले लेने में असमर्थ हों। इसी तरह बृहस्पति की ग्रहीय प्लेसमेंट या ताकत बहुत कमजोर या बहुत अस्त या बहुत ग्रहण या बहुत नीच नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति जिस भी अवस्था में है, चाहे नीच हो या अस्त हो, बहुत अस्त हो या बहुत कमजोर हो, ये हमें समझदारी का फैसला लेने नहीं देगा। तो कभी कभी वो चीजें भी जो एक छोटी असफलता है, हमें समझदारी से यह सोचने नहीं देंगी कि ठीक है, ये एक छोटी सी असफलता है, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। हम उस बारे में बहुत सोचेंगे। हम आत्म दया के इस सांचे में पड़ सकते हैं, अति भावुक होने के और फिर उसे खो बैठने के। तो हमेशा याद रखना, अपने जज्बातों को दिखाने की क्षमता रखो, अपने जज्बातों को संतुलित करो। जानो कि कितना जज्बात दिखाना है, कितना गुस्सा करना है और कितना नहीं करना है, कितना अपने दिल को उदास होने देना है लेकिन फिर उस उदासी से वापस उछलना है। हमेशा उस आत्मदया में न डूबे रहो। और अगर तुम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हो, तो न सिर्फ अपने चंद्रमा की प्लेसमेंट देखो, बल्कि अपने दिमाग को भी देखो। तुम कैसे सोचते हो और तुम उस यौगिक प्लेसमेंट का सामना कैसे करते हो। तो ध्यान लगाना, खुश रहना और रब की मर्जी के आगे सिर झुका देना बहुत जरूरी है। बस अपने आप से कहो, खुद से बात करो, बहुत सारी सकारात्मक खुद से बात करो। कहो, मैं इस मोड़ से वापस उछलूंगा। यह ऐसी चीज नहीं है जो मुझे नीचे गिरा देगी। मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि मैं अभी कुछ भावनात्मक चुनौतियों से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं वापस उछलूंगा। तो ये सकारात्मक खुद से बात करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा की प्लेसमेंट समझना बहुत ही जरूरी है, लेकिन समग्र नजरिया और बर्ताव जो तुम्हारा है वो बहुत ही जरूरी है। तो अपने यौगिक प्लेसमेंट देखो, तुम्हारा चंद्रमा कहाँ है, तुम्हारा बुध और बृहस्पति कितने मजबूत है, क्या उन पर किसी का ग्रहण है, खासतौर पर चंद्रमा पर, और अपने जज्बातों को अच्छी तरह काबू करने की क्षमता रखो। लेकिन बहुत ही जरूरी है, आत्मा के उद्देश्य को समझो। जब तुम्हारी आत्मा खुश होगी, तुम्हारा दिमाग भी खुश होगा, और इसका उल्टा भी। उन कार्यों में डूबो जो तुम्हें अधिक प्रसन्नता दें। हमेशा भौतिकता का पीछा मत करो, अपना रास्ता मत खो, क्योंकि अगर तुम अपना रास्ता खो दोगे तो राशियों के पास एक मौका होगा और वो उस मौके का फायदा उठाकर तुम पर वार करेगी और तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम अपना मकसद खो बैठे। तुम अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा में नहीं बढ़ रहे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने भृगु बिंदु को अच्छी तरह समझो। अपने लग्न और लगनपति की प्लेसमेंट को अच्छी तरह समझो। समझो कि वे चंद्रमा के साथ कैसे रिश्ता बना रहे हैं, और अपने नक्षत्र को बहुत ही अच्छी तरह समझो, क्योंकि तुम्हारा नक्षत्र जो तुम्हारे जीवन पर राज करता है वो वही है जिसमें चंद्रमा रखा गया है। और नक्षत्रपति की दशा भी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि तुम उसी दशा में पैदा हुए हो। तो तुम्हारे चंद्रमा की अंतर्दशा भी जरूरी है। क्षीण और सबसे जरूरी ये है कि तुम्हारे ग्रहों की प्लेसमेंट्स, युतियां, दृष्टियां और दूसरी चीजों के अलावा तुम अपने दिमाग को जितना काबू करो, कितने जज्बात को इजाजत दो, कितनी टेंशन, हाइपरटेंशन, बेचैनी को दिमाग से गुजरने दो, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लेना है तुम ज्यादा पॉजिटिव हो और तुमने रब की मर्जी के आगे सिर झुका दिया है, तो दबाव को संभालना आसान है, उस हाइपरटेंशन को संभालना आसान है, उन सूरत हाल को संभालना आसान है। अपने आप से कहो कि किसी भी मुकाम से तुम वापस उछलोगे और अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। भौतिकता के बारे में और तुम्हारे जीवन साथी ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, बॉस ने क्या कहा, ये ज्यादा मत सोचो। हर किसी को अपनी बेचैनियां है, हर कोई अपने चैलेंजेस से गुजर रहा है। किसी के कहे पर या कोई नतीजा न मिलने पर अपने आप को मत मारो। ये एक गुजरता हुआ दौर है, और यही वजह है कि चंद्रमा राशियों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मैं राशियों में सबसे तेज चलता हूँ, वैसे ही तुम अपने बुरे भावनात्मक दौरों से भी तेजी से आगे निकल जाओ।
अपने आप पर दया करने में बहुत मत डूबो, नुकसानों में बहुत मत डूबो, लंबे वक्त तक उदास रहने में मत डूबो। अपने आप पर और नियंत्रण रखो, ज्यादा पॉजिटिव रहो, अपनी प्लेसमेंट समझो और सकारात्मकता पर काम करो, अपने कर्म पर काम करो और अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करो। तब राशियां भी तुम्हारा साथ देंगी और तुम पर मेहरबान होंगी। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन चंद्रमा की ग्रह प्लेसमेंट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। प्लस तुम अपने लक्ष्य से चूक रहे हो, तुम अपने उद्देश्य से चूक रहे हो, तुम अपने धर्म की तरफ नहीं बढ़ रहे, तुम अपने कर्म की तरफ नहीं बढ़ रहे और इसलिए राशियां तुम्हें संकेत दे रही हैं कि कृपया अपना कोर्स सुधार लो और साथ ही तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा बर्ताव भी मायने रखता है। अगर तुम इन तीनों चीजों को काबू कर पाओ, इन तीनों को अच्छी तरह समझ लो, तो तुम कम टेंशन, कम समस्याओं, कम कोशिशों, कम चुनौतियों का सामना करोगे और तुम एक शांत व्यक्ति बनोगे, तुम खुशहाल इंसान बनोगे। तो अगर तुम ये वीडियो पसंद करो तो ये वीडियो शेयर करो और अगर तुम मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो, नीचे लिंक्स दिए गए हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारे अपने दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।